ये 2021 का डेटा है जिसमें बताया गया है कि चाइना से कितने परसेंट या फिर कितने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किस कंट्री को करा गया। और इस डेटा से हमें ये भी समझ आ रहा है कि आज कहीं ना कहीं लगभग सभी देश चाइना के एक्सपोर्ट्स या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि चाइना पर रिलाई करते हैं। बट रिसेंटली जो चाइना में हुआ और जो हो रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ सालों से चाइना की ग्रोथ का स्लो होना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना, जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर शी जिनपिंग की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना। और हाँ, एक और बात, जो ये चाइना का माइंडसेट है ना कि ताइवान भी मेरा है, इंडिया भी मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी स्टेटमेंट्स या फिर इवेंट्स की वजह से पूरी दुनिया के सामने चाइना की इमेज काफी ज्यादा नेगेटिव बन चुकी है। लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है अगर हमारे पास कोई ऐसा देश ना हो जिसमें यह पोटेंशियल हो कि वो इकोनॉमिकली चाइना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके या फिर चाइना की कमी को पूरा कर सके। बट वेट, शायद हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है और वो सोल्यूशन हो सकता है हमारा इंडिया। बट इंडिया ही क्यों? और अगर इंडिया में वो पोटेंशियल है तो क्या प्रॉब्लम्स है जो अभी तक हमारा इंडिया उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल इंडस्ट्रीज से काफी ज्यादा दूर है जो इंडस्ट्रीज चाइना में लगाई गई हैं? तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना। अगर हम इंडिया और चाइना की जीडीपी का ग्राफ देखें तो 1976 के दौरान इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग एक जैसी ही थी। और अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो 1976 में चाइना की पर कैपिटा जीडीपी वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग 165.4 यूएस डॉलर थी और इंडिया की 161.1 यूएस डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट सेम। लेकिन 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना की पर कैपिटा जीडीपी 12,556.3 यूएस डॉलर हो चुकी है और इंडिया की 2,256.6 यूएस डॉलर। अगर हम 1976 को बेस ईयर मानकर चलें तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो चाइना और इंडिया की जीडीपी या फिर पर कैपिटा जीडीपी में इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ गया? तो इसका क्रेडिट जाता है चाइनीज लीडर डेंग शाओपिंग को। बाय द वे, अगर आपको चाइना की फुल ग्रोथ हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो वीडियो आई बटन पर नजर आ रही है उसको आप देख सकते हो। हाँ जी, तो बात करते हैं डेंग शाओपिंग के बारे में। चाइना में जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन में लाखों ही लोग मारे गए। चाइना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इकोनॉमिकली। लेकिन 1978 में यानी कल्चरल रेवोल्यूशन के खत्म होने के 2 साल बाद जब डेंग शाओपिंग पावर में आए तो इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा समझदारी का फैसला करा और वो फैसला था धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए ओपन करना और कुछ ऐसे मेजर रिफॉर्म्स करना जिससे चाइना के लोगों की ग्रोथ हो सके। तो बेसिकली इन्होंने कम्युनिज्म के साथ कैपिटलिज्म की पावर को कंबाइन कर दिया। अब इकोनॉमी को ओपन करने की वजह से क्या हुआ कि बाकी सभी पावरफुल देशों ने, मतलब जो टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस थे, उन्होंने काफी बड़े अमाउंट में चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि एक तो चाइना में लेबर सस्ती थी, रिसोर्सेज भी थे और साथ ही में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से ग्लोबल कंपनीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। इस वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज बिल्ड होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्पीड से होने लगी और ये सब कुछ इतने बड़े लेवल पर हुआ कि आज चाइना वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। अब ये तो बात हुई चाइना की। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में कि इंडिया के पास ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव एज है जो किसी और देश के पास नहीं है और इवेंचुअली जिस कॉम्पिटिटिव एज के साथ इंडिया अपने आप को उस काबिल बना सकता है कि वो चाइना के साथ compete कर सके। आज के टाइम पर इंडिया का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इंडिया की यंग, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और ज्यादातर इंग्लिश बोल लेने वाली पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया आने वाले कुछ सालों में चाइना को भी सरपास कर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो 1979 में चाइना ने जो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, उसकी वजह से आज चाइना की एज काफी जल्दी बढ़ रही है। मतलब आने वाले टाइम में चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन बच्चों और बूढ़ों की होगी। अब देश तो यंग पॉपुलेशन ही चलाएगी, इसी वजह से इंडिया का ये पॉइंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ज्यादा पॉपुलेशन का होना भी दो धारी तलवार की तरह है, इसके फायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारी गवर्नमेंट पर। क्योंकि अगर गवर्नमेंट देश की जनता को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी तभी तो देश ग्रो कर पाएगा।
बाय द वे पॉपुलेशन के अलावा इंडिया के पास जो दूसरी चीज है वो है रिसोर्सेज। इंडिया के पास लगभग वो सभी रिसोर्सेज हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर सकें। इंडिया उन कुछ देशों में से है जिसका साइज इतना बड़ा है, मतलब जर्मनी से लगभग 9 गुना ज्यादा। इसके अलावा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि इंडिया में धर्म को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं। अदरवाइज आम इंसान की जिंदगी तो रोटी, कपड़ा और मकान में ही निकल जाती है। खैर, टॉपिक पर आते हैं और अब बात करते हैं इंडिया की रिसेंट ग्रोथ के बारे में। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने कुछ सेक्टर्स में काफी अच्छी ग्रोथ करी है। जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो 2021 में इंडिया में 48 बिलियन से ज्यादा की रियल टाइम ट्रांजैक्शंस करी गई, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थी। और 2022 के थर्ड क्वार्टर में इंडिया में 23 बिलियन डिजिटल पेमेंट्स रिकॉर्ड करी गई, यानी 38.3 लाख करोड़ की। और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2026 तक इंडिया में लगभग 65% जो पेमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही किए जाया करेंगी। अब इंडिया को इसका फायदा ये हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस जल्दी होने के साथ पैसा बहुत जल्दी सर्कुलेट हो रहा है और इकोनॉमी की स्पीड बूस्ट हो रही है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट करे जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में आईटी सेक्टर में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, खासतौर पर डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। और आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो होने वाला है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इंटरनेट यूज करने के मामले में जनवरी 2022 में सभी देशों में से इंडिया 2nd रैंक पर था। अब अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो इस सेक्टर में भी इंडिया काफी ग्रो कर रहा है। 2014 में इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 76.37 गीगावाट थी, जो कि मई 2022 में बढ़कर 159.95 गीगावाट हो गई। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी का मतलब कि जो भी हमारे पास विंड टर्बाइंस या सिस्टम्स लगाए हुए हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सभी सिस्टम्स मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। दोस्तों, 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 81st पोजीशन पर था, लेकिन 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में इंडिया 40th पोजीशन पर आ चुका है। और इसकी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बूस्ट हुई हैं। ये कुछ लेटेस्ट डेटा है जिसमें रिसेंटली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इंडिया में, उनके बारे में बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन क्या इस स्पीड से इंडिया चाइना को कम्पीट कर पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। चाइना को रिप्लेस करने के लिए फॉरेन इंडस्ट्रीज का इंडिया में आकर प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहीं पर इंडिया को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में अपने प्रोडक्शन को या फिर अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया और अपने एसेट्स को डोमेस्टिक कंपनीज को सेल कर दिया। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों, तो चलिए जानते हैं। वर्ल्ड वाइड इंडिया कार्स के मामले में आज 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है, लेकिन फिर भी रिसेंट ईयर्स में जो कार बनाने वाली बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि जनरल मोटर्स, फोर्ड और बाइक्स के लिए हार्ले डेविडसन वगैरह, ये कंपनीज इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर गईं। रीजन ये था कि जनरल मोटर का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था और उनको प्रॉफिट कम हो रहा था। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। अब कंपटीशन में बने रहने के लिए कंपनीज को ना चाहते हुए भी अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है। और फोर्ड कंपनी ने भी इसी रीजन की वजह से इंडिया को छोड़ दिया। हार्ले डेविडसन की सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि हैवी टैरिफ, ओल्ड लेबर लॉज, वीक पॉलिसी फ्रेमवर्क और बार बार रूल्स का बदलते रहना। इन सब रीजंस की वजह से ये सभी बिजनेसेस इंडिया में ग्रो नहीं कर पाए। बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स को अप्रूव होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं। सस्ती और स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी की कमी है और स्किल्ड लेबर की भी कमी है। इंडिया में एवरेज कार का प्राइस अराउंड 7 से 8 लाख है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए सूटेबल है जो कार लेना चाहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों बिग मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में प्रॉफिट जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। इंडिया में लोगों की डिमांड ये रहती है कि हम पैसे भी कम खर्चें और हमें कार भी अच्छी दिखने वाली मिल जाए। अब मार्केट में ऐसे लोगों का शेयर बहुत ज्यादा है, यानी जो हमारे जैसे एवरेज लोग हैं, मिडिल क्लास वाले। अब अगर 100 लोगों में से 5 लोग ऐसे हों जो कि बहुत ज्यादा अमीर हों, जो कि 40-50 लाख की कार लेना अफोर्ड कर सकते हो, अब उन 5 लोगों के लिए थोड़ी ना इतनी बड़ी कंपनी अपना सेटअप करके रखेगी इंडिया में।
उनको तो प्रॉफिट तभी होगा अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनकी महंगी कार को ले सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट से ज्यादा उनका खर्चा हो जाएगा। ये भी एक मेन रीजन है कि क्यों फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगी। इंडिया में कार्स के मामले में लगभग 60% शेयर तो मारुति और होंडाई मोटर्स का ही है, क्योंकि ये कंपनीज इंडियन मार्केट और लोगों को अच्छे से समझ चुकी हैं और इसी वजह से बाकी कंपनीज को इन्हें बीट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर हम फॉरेन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन उनमें से कुछ रिस्क बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे कि फॉरेन कंपनीज को अब भी इस बात का भरोसा नहीं है कि अगर वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करेंगी तो जो पॉलिसीज उस टाइम गवर्नमेंट की होंगी क्या वो बाद में भी सेम रहेंगी या नहीं, क्योंकि पॉलिसीज का चेंज होना कंपनीज के प्रॉफिट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगस्त 2022 में इंडियन स्टॉक मार्केट में $160 बिलियन का राइज आया, जिसमें 80% कंट्रीब्यूशन अकेले अदानी ग्रुप का ही था। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो रूल्स आर नॉट फेयर। फॉरेन कंपनीज के लिए ये भी एक बहुत बड़ा डर है कि अगर हम इंडिया में अपनी कंपनीज को लेकर जाएं तो इंडियन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में हमारे साथ पार्शियलिटी ना करे। इस आइडियोलॉजी की वजह से भी कहीं न कहीं फॉरेन कंपनीज इंडिया में आना अवॉइड कर रही हैं या फिर कर सकती हैं। इसके अलावा इंडिया के जो कुछ प्लान्स हैं जैसे कि मेड इन इंडिया और PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अब इन स्कीम्स को कामयाब बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स या टेक्निकल पार्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाया है, ताकि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए उनको अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो भी मशीन्स के पार्ट्स चाहिए हो वो उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करें बल्कि इंडियन मार्केट से ही लें। अब इससे इंडिया का तो फायदा होगा क्योंकि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो करेंगे, लेकिन अगर ग्लोबल कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए हाई टैरिफ का होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हजारों ही टेक्निकल पार्ट्स यूज करे जाते हैं, उनको अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर हाई टैरिफ होंगे तो इंडिया में उन कंपनीज का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया के मुकाबले चाइना में जाकर प्रोडक्शन करना ज्यादा फेवरेबल है। चाइना की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 141.24 करोड़ है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा, और इसी वजह से वहां पर चीप लेबर की कोई कमी नहीं है। जितना वहां पर काम है उससे कहीं ज्यादा वहां पर उस काम को करने वाली लेबर है, और इसी वजह से वहां पर लेबर की वेजेस काफी ज्यादा कम है। और जो कंपनीज चाइना में प्रोडक्शन करती हैं उनका बहुत सारा खर्चा तो सस्ती लेबर की वजह से बच जाता है। इसी वजह से किसी दूसरे देश के मुकाबले चाइना में प्रोडक्शन करना फॉरेन कंपनीज के लिए ज्यादा फेवरेबल है। पिछले 30 सालों में चाइना का बिजनेस इकोसिस्टम काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन करना कोई आइसोलेशन वाला काम नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारा नेटवर्क और भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और फाइनली कस्टमर्स, जो कि किसी न किसी तरह प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब चाइना में जो इन सब का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और चाइना में सप्लाई चेन का एफिशिएंट होना चाइना में अमेरिकन कंपनीज को उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस को लो और मार्जिन्स को हाई रखने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इंडिया की और खास तौर पर वेस्ट की, तो वहां पर डेमोक्रेसी होने की वजह से हर इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नजर में रखकर रूल्स बनाए जाते हैं। इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी कुछ बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर का यूज नहीं होना चाहिए, ना ही फोर्सफुली किसी से लेबरिंग करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, वेज लॉज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर हम चाइना में देखें तो चाइनीज फैक्ट्रीज में मोस्टली इन गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो नहीं करा जाता है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो वहां पर चाइल्ड लेबर से लेकर लेबर से ज्यादा टाइम तक काम करवाना, मतलब वर्किंग आवर्स का ज्यादा होना, ये सब करा जाता है। और चाइना में कुछ फैक्ट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर वर्कर्स को साल के एंड में सैलरी दी जाती है ताकि वो काम छोड़कर कहीं और न जा सकें। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि हम चाइल्ड लेबर और एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पर वहां पर कम्युनिज्म है, क्या पता कि अंदर की बात क्या हो और क्या नहीं। 2019 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली 20 सिटीज में से 18 सिटीज चाइना की थी। लेकिन अब पोल्यूशन के मामले में तो चाइना क्या ही कर सकता है, क्योंकि वो पोल्यूशन सिर्फ चाइना का नहीं है, बल्कि वो पोल्यूशन उन सभी कंपनीज का है जो बाकी सभी देशों में से चाइना में जाकर अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें चाइना वाले जानबूझकर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा जा सके। इंडिया के मुकाबले चाइना का लॉजिस्टिक्स सेक्टर और सप्लाई चेन कहीं ज्यादा अच्छे हैं। जब चाइना ने 1980s में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश करे
और ग्लोबल बिजनेसेस के लिए चाइना को पूरी तरह से ओपन करा, तो उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि चाइना में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स का प्राइस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम हो, क्योंकि अब जब प्रोडक्ट्स का प्राइस कम होगा तो पूरी दुनिया में ही उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए इनको अपने सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने टेक्नोलॉजी को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखा, ताकि चाइना से किसी भी तरह के प्रोडक्ट की शिपमेंट पूरी दुनिया में कहीं पर भी कम से कम टाइम में हो सके। और साथ ही में चाइना ने ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और अगर आज की बात करें तो चाइना में एक दिन में लगभग 300 मिलियन यानी 30 करोड़ पार्सल्स डिलीवर करे जाते हैं। चाइना में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। पूरे चाइना में 200 से ज्यादा इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग तरह के रोबोट्स या मशीन्स के जरिए काम करा जाता है, जैसे कि पार्सल्स को उठाना और ये देखना कि कौन सा पार्सल कहाँ भेजना है वगैरह। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से फॉरेन कंपनीज के लिए चाइना में जाकर प्रोडक्शन करना ज्यादा फेवरेबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि इंडिया जल्दी से जल्दी इस काबिल बन सके कि वो चाइना को कंपटीशन दे सके। अगर हम इंडिया में देखें तो अक्सर लोग बिजनेस के बारे में सुनकर उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं जितना कि सरकारी नौकरी के बारे में सुनकर हो जाते हैं। और ज्यादातर लोगों की बस यही सोच और यही कोशिश रहती है कि हमें बस जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि उनके माँ बाप ने हमेशा से यही सुना है और अब वो भी यही सब कुछ सुन रहे हैं। इसलिए उनका जो दिमाग है वो सरकारी नौकरी को लेकर हार्ड वायर हो चुका है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और बस फिर लाइफ सेट है। हालांकि इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रही है, लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो बिजनेस करने वालों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। हम सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? ताकि हमारी लाइफ सिक्योर हो सके, क्योंकि बिजनेस को करने में तो हमेशा रिस्क रहता ही है कि चलेगा या फिर नहीं चलेगा। और ज्यादातर जिनके दिमाग में कोई आइडिया होता है उनके पास पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए या अपने काम को शुरू करने के लिए। पर ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो रिस्क लेने के काबिल बन सकें। उनके दिमाग में ये ना हो कि अगर हम बिजनेस में फेल हो गए तो लाइफ खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इजराइल की बात करें तो वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को ऑफर देती है कि आप अपना आइडिया लेकर हमारे पास आओ, अगर हमें आपका आइडिया अच्छा लगा हम आपको पैसा देंगे, अगर आपका बिजनेस चला तो उसमें से आप इतना % शेयर हमें दे देना, अगर आप फेल हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से हमारे पास कोई आइडिया लेकर आ जाना। तो ऐसा कुछ करके इंडियन लोगों के दिमाग में से बिजनेस में फेलियर के डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 4-5 अंबानी या अदानी नहीं चाहिए, हमें लाखों लोग चाहिए जो बिजनेस करते हों। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम हमेशा सुनने को मिलती है कि स्टडी को प्रैक्टिकल वे में नहीं करवाया जाता है। स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़कर अच्छे मार्क्स तो ले लेते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स उस स्टडी को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं और प्रैक्टिकलिटी कम है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स में स्किल्स की कमी है, और स्किल्स की कमी होने की वजह से उनके दिमाग में आइडियाज जनरेट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और जब दिमाग में बिजनेस का कोई आइडिया नहीं आएगा तो बंदा बिजनेस क्या करेगा? आइडिया से ही तो शुरुआत होती है, क्योंकि एक आइडिया होता है जो बदल देता है आपकी दुनिया। किसी भी देश के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एजुकेशन फैक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर इंसान का माइंडसेट और स्किल लेवल अच्छा हो, हर इंसान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। चाइना का लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम दुनिया के बेस्ट देशों में से एक है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि इंडिया के सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत एज कम्पेयर टू चाइना काफ़ी ज़्यादा बुरी है। लेकिन इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंडिया में लॉजिस्टिक एक्सपर्टीज़ की कमी है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में लोग लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, और कंपनीज भी इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अनरिलायबल है। इंडिया में एडवांस्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक कंसल्टिंग और डाटा एनालिटिक्स अभी भी अंडर डेवलप्ड है। और चाइना की टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक सेक्टर में इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन आने वाले 10-15 साल में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि इंडिया भी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं है कि इंडिया कहाँ पर है और चाइना कहाँ पर पहुँच चुका है, या फिर उनको ये मालूम नहीं है कि जहाँ पर आज चाइना पहुँच चुका है वहाँ पर इंडिया कैसे पहुँच सकता है। रिसेंट ईयर्स में इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी हैं जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करा जा सके। लोगों को एनकरेज करा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, इंडिया में बिजनेस करना आसान बनाया जा सके, फिर चाहे लोकल बिजनेस की बात हो या फिर ग्लोबल बिजनेसेस की। पर प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिसीज या स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं उनका जो बेनिफिट है
वो बेनिफिट आम लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि करप्शन, लोगों की अपनी चॉइसेस की उनको क्या लगता है कि जो सरकार ने करा वो हमारे लिए सही है या नहीं। इसलिए नई नई पॉलिसीज बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है ये एंश्योर करना कि जो पुरानी पॉलिसीज बनाई गई हैं उन पर अच्छे से काम हो रहा है या नहीं। और हाँ, एक आखिरी बात, इंडिया को ग्रो करना किसी गवर्नमेंट की या फिर किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप के साथ, अपने काम के साथ और अपने देश के साथ ईमानदार रहें। अपने स्किल लेवल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंप्रूव करें, फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि जब इंडिया के सभी लोग अपने फुल पोटेंशियल पर काम करेंगे तब बनेगी असली बात, और तब बनेगा हमारा इंडिया द वर्ल्ड सुपर पावर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।